Hello physios, this is Neha and you're watching Believe in Therapy. So today's we are discuss about hydrocephalus. So in this videos I will discuss about PT assessment and PT management. In last videos I will discuss about general instructions, function of CSF, physiology and the classifications of hydrocephalus, kya causes, clinical feature and investigations. So today's discuss about physiotherapy assessment and physiotherapy management. In this last videos something special for you. So लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए. If you are new in my channel, so don't forget to subscribe and hit the bell icon for a new content, amazing content. So start करते हैं फिजियोथेरेपी असेसमेंट ऑफ हाइड्रोसेफेलस पेशेंट. हाइड्रोसेफेलस पेशेंट जो होता है लाइक एक छोटा बच्चा भी हो सकता है आफ्टर बर्थ, आप 2 to 3 मंथ्स का बेबी भी हो सकता है एंड एडल्ट में भी हाइड्रोसेफेलस देखने को मिलता है. ओके तो वेरी करता है कि जो हम असेसमेंट कर रहे हैं वो हम किसका कर रहे हैं, बच्चे का कर रहे हैं या हम किसी एडल्ट का कर रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं असेसमेंट में हम एक डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. उसमें हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा रखते हैं. लाइक हम पहले उसका हिस्ट्री बना क्या है, उसका सब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है, क्या हिस्ट्री है, एंड देन हम उसे एग्जामिन करते हैं जो कि हमें हेल्प करता है डायग्नोज करने में. ओके तो फिजियोथेरेपी असेसमेंट में हम क्या करते हैं, डेमोग्राफिक डेटा लेते हैं. लाइक पेशेंट का नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, क्या ऑक्यूपेशन है यदि अडल्ट पेशेंट है, एंड कहाँ रहता है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारे उसका थोड़ा सा जनरल हम नॉलेज के लिए. नेक्स्ट हम चीफ कंप्लेंट. नाउ अगर पेशेंट जब आप असिस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम क्या कंप्लेंट है पेशेंट को. लाइक पेशेंट कंप्लेंट रहेगा वॉमिटिंग है, हेडेक है, ब्लड विजन, इरिटेबिलिटी, पुअर एपिटाइट एंड अल्टर्ड हायर मेंटल फंक्शंस. तो इस टाइप का पेशेंट का कंप्लेंट रहेगा. जब आप हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री लाइक हम प्रेजेंट हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, एंड कोई भी उसका सर्जरी तो नहीं हुआ, इस टाइप का हम हिस्ट्री लेते हैं. तो यहाँ पे हम जब हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, पास्ट हिस्ट्री जब हम लेंगे तो पता चलेगा. यदि बेबी है तो आप उसकी हिस्ट्री पता करेंगे तो लाइक आप उसके पेरेंट्स से पता करेंगे कि इसका किस टाइप का डिलीवरी हुआ था. प्री मैच्योर डिलीवरी हुआ है मीन्स उसका टाइमिंग 9 मंथ से पहले उसका डिलीवरी हुआ है, फोर्सेप्स डिलीवरी हुई है, ब्रीच प्रेजेंटेशन हुआ है, या कोई और प्रॉब्लम्स हुई थी डिलीवरी के टाइम, बच्चा रोया था या नहीं रोया था. इस टाइप की भी आप हिस्ट्री कर ले सकते हैं पेशेंट से, पेशेंट के अटेंडर से, लाइक पेरेंट्स से. ओके तो ये तो हमारे बच्चों में देखने को मिलता है. जब एडल्ट में है तो आप ये भी हिस्ट्री ले सकते हैं. एंड एडल्ट में क्या होता है, कभी कभी कोई चोट लग जाने की वजह से, गिर जाने की वजह से भी कभी कभी हाइड्रोसेफेलस का पेशेंट देखने को मिलता है. लाइक उसका कंप्लेंट कभी फीवर रहा है, बहुत टाइम से फीवर है, लॉन्ग टाइम हो गया, उसे कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो ये सारी भी हिस्ट्री हो सकती है. ओके नेक्स्ट इज अ मेडिकल हिस्ट्री. मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या हम पता करते हैं, लाइक जो पेशेंट है, बेबी हुआ या कोई अडल्ट है, तो मोस्टली जो हमारा ये मेडिकल हिस्ट्री है, ये हमारा जो असेसमेंट है वो बेबी का है, एक 4 to 5 मंथ्स बेबी का है. तो मेडिकल हिस्ट्री लाइक पेशेंट को स्पाइना बाइफिरा तो नहीं है, एनुअल शेरी मेलफॉर्मेशंस तो नहीं है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशंस, स्ट्रक्चरल एनॉमलिटीज एंड लीड टू लैक ऑफ CSF प्रोडक्शंस, एंट्रावीनस मालफॉर्मेशंस. इस टाइप का कोई भी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, ये आप पता करेंगे. देन आप और ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन में हमारा रहता है कि जो बेबी है उसका पोस्चर्स कैसा है, उसका हेड का साइज हम देखते हैं, आई देखते हैं कि आई जिसका प्यूपल है वो डायरेक्ट कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, किस टाइप का उसका आई का मूवमेंट हो रहा है. देन उसका पोस्चर भी आप चेक कर सकते हैं. ओके तो ऑन ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं इन्लार्जमेंट ऑफ स्कल साइज, टेंस्ड फोंटेलिस, जो हमारा फोंटेलिस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा टेंसिव तो नहीं है, डायलेटेड वेन उसका सनसेटिंग आइज, लाइक आइज जो रहती है डाउनवर्ड रहती है जैसे कि हमारा सनसेट होता है. ओके एंड पोस्चर्स आप देखेंगे, पोस्चर में थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको किस टाइप का पोस्चर है. पोस्चर 2 टाइप का होता है, एक हमारा होता है पोस्चर डिसेरिवेट एंड डिकॉर्टिकेट पोस्चर. सॉरी, तो उसमें क्या होता है कि डिकॉर्टिकेट आप पोस्चर देख सकते हैं. इसमें जो हमारे लोअर लिम्ब है वो एक्सटेंड होता है एंड अपर लिम्ब है वो फ्लेक्शन होता है, लेकिन अपर लिम्ब फ्लेक्शन भी होगा विद रिजिडिटी के साथ. डिसेरिवेट में क्या है, तो अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब दोनों ही एक्सटेंड करते हैं, मीन्स रिजिड होते हैं.
तो ये हम इस टाइप का पोस्चर देख सकते हैं। ओपेस्टोनोसिस में क्या होता है कि जो बेबी होता है उसका सी लाइक कर्व बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका हेड है वो एक्सटेंड कर जाता है एंड लोअर एरिया, लोअर बैक एरिया ये भी एक्सटेंड कर जाता है। तो उसका जो कर्व है वो बहुत लॉर्डोसिस कर्व बन जाता है, सी लाइक कर्व हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का, जिसे हम बोलते हैं ऑफेस्टोटोनोसिस। एंड गेट पैटर्न, यदि बेबी है वो चल पा रहा है तो उसका गेट पैटर्न देखेंगे। डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है कोई, क्लब फुट, फ्लैट फुट, रॉकर बॉटम फुट, तो ये ऑन ऑब्जर्वेशन में करते हैं। देन ऑन पाल्पेशंस क्या चेक करेंगे, पाल्पेट करके उसके आप हेड को पाल्पेट करके परकस करके चेक कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा साउंड आएगा, क्रैक्ड बोट साउंड। ओके, इसमें क्या होता है कि परकस करते हैं ऑन स्कल्स रिस्पॉन्स टू एम्पलीफाइड साउंड हेयर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ CSF, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रैक्ड पॉट साइन। पाल्पेशन ऑफ फॉन्टेलिस एंड सूचर विल शो सेपरेशंस। ओके, फॉन्टेलिस पाल्पेट करके देखेंगे तो वहाँ उस एरिया पे ऐसा लगेगा कि आपको ये बहुत सॉफ्टली एरिया है, और जो हमारा सूचर है वो थोड़ा सा डायलेट कर रहे हैं। छोटा बच्चा है तो उसमें और अच्छे समझ आएगा। और एग्जामिनेशंस क्या करेंगे, बेबी वेट देखेंगे, वेट, लो बर्थ वेट, ब्रीदिंग पैटर्न, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस डिक्रीज रहेगा, हेड सर्कमफेरेंस इंक्रीज रहेगा। हायर मेंटल फंक्शंस लाइक कॉन्शियसनेस कैसा है, लाइक GCS स्केल आप करेंगे। एंड ब्लड विजन तो नहीं हो रहा है, और डिमेंशिया तो नहीं है, किस टाइप का वो मूवमेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है वो आप देखेंगे। सो अल्टर्ड कॉन्शियसनेस इन सीवियर कंडीशन, ड्रॉजी, इरिटेबिलिटी, बिहेवियर चेंज, डिमेंशिया, ब्लड विजन, पीडियाट्रिक ग्लासगो कॉमन स्केल यूज टू असिस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देन क्रेनियल नर्व एग्जामिन करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व हमारी 3rd, 4th एंड 6th क्रेनियल नर्व अफेक्ट रहती है, मीन्स इन्वॉल्व रहती है। आई बॉल के जो ऑक्यूलोमोटर्स हो गए, ट्रोपोजोइड हो, सॉरी, ट्रोक्लियर हो गई एंड एब्ल्यूशंस हो गए, तो ये तीनों नर्व्स होती है वो अफेक्ट रहती है। तो इसमें आप देखेंगे कि उसका जो पीपल है वो अपवर्ड या हॉरिजॉन्टल गैस पैरालिसिस हो जाता है, लाइक जिसे हम बोलते हैं सन सेटिंग आइज। नेक्स्ट आप क्या एग्जामिन करेंगे, सेंसरी एग्जामिनेशन करेंगे तो अल्टर्ड देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्स एग्जामिन करेंगे तो आप प्रिमिटिव रिफ्लेक्स चेक कर सकते हो। मीन्स क्या होता है कि जो बेबी बर्थ होता है, आफ्टर बेबी बर्थ कुछ रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो एक आफ्टर बर्थ 10 डेज, 3 to 4 डेज, 3 to 4 मंथ, तो इस टाइप, सॉरी 3 to 4 मंथ एंड 4 मंथ, 10 to 11 मंथ, जो एक टाइमिंग होता है उस टाइमिंग में कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं वो आ जाने चाहिए, और टाइमिंग के ही अकॉर्डिंग वो चले जाने चाहिए। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है। लाइक डॉल आई रिफ्लेक्सेस जो 10 डेज ही रहता है, 10 डेज से भी ज़्यादा अगर ये रिफ्लेक्सेस रह रहा है किसी बेबी में, तो मीन्स उसके वो अफेक्टेड है। रूटिंग रिफ्लेक्स 3 to 4 मंथ में आ जाना चाहिए। लाइक मीन्स आप जैसे ही लाइट टच करोगे जो बेबी है उसके लिप्स पे, तो वो तुरंत क्या करेगा, रूटिंग, वो सकिंग करने का कोशिश करेगा। यदि ये चीज़ कर पा रहा है 3 से 4 मंथ में बेबी तो वो सही है, नहीं कर पाया तो मीन्स उसके रिफ्लेक्सेस वो लेट हो रहे हैं, वो अफेक्टेड हो सकता है, आगे चल के उसे प्रॉब्लम हो सकती है। पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स होता है वो 4 मंथ में बेबी में आ जाना चाहिए। जैसे ही आप प्रेशर देंगे पाम पे तो बेबी क्या करेगा, आपको होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो इस टाइप के हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। ये रिफ्लेक्सेस नॉर्मल जो बेबी का बर्थ के आफ्टर टाइम जो हुआ है उसमें नॉर्मल में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आते तो ये एक रिस्क बेबीज हो जाता है, मीन्स उसके लिए ये रिस्क होता है, जिसे हम बोलते हैं रिस्की बेबी रिफ्लेक्सेस। ओके, नेक्स्ट इज अ मोटर एग्जामिनेशन। तो मोटर एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे, टोन चेक करेंगे बेबी का कि टोन कैसा है, हाइपोटोनिसिटी है या हाइपोटोनिया है। तो हाइपोटोन प्रेजेंट देखने को मिलेगा। डिलेज मोटर माइलस्टोन, जो मोटर माइलस्टोन होते हैं वो बहुत डिले रहेंगे। जैसे कि हमारा सिमेट्रिक नेक रिफ्लेक्सेस हो गया, एसिमेट्रिक ATNR हो गया, एंड नेक राइटनिंग रिफ्लेक्सेस हो गया, लेब्रिंथिन हो गया। कुछ इस टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बहुत डिलेड हो जाएंगे, तो हम उन्हें बोलते हैं डिलेड माइलस्टोन रहेगा। ऑरोमोटर फंक्शंस अल्टर्ड हो जाएंगे, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशंस। बैलेंस एग्जामिनेशंस करेंगे, रिड्यूस बैलेंस इन ऑल पोस्चर। कोऑर्डिनेशन एग्जामिनेशन, इन कोऑर्डिनेशन बोथ अपर लिम एंड लोअर लिम। बाउल ब्लैडर डिस्फंक्शन मीन्स अफेक्टेड रहेगा बाउल एंड ब्लैडर। छोटा बेबी है तो आप उसमें बैलेंस कोऑर्डिनेशन चेक नहीं कर पाएंगे। अगर बैलेंस कोऑर्डिनेशन चेक कर पा रहे, लाइक 1-2 साल का बेबी है, तो उसके आप प्रिमिटिव रिफ्लेक्स चेक करके या उसके पेरेंट्स से आप पता करके पूछ सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट इज अ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराते हैं, स्कल एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड हेड का, आईसीपी मॉनिटरिंग एंड वेंट्रिकुलोसिस्टोनोग्राफी, एयर इंसेफेलोग्राफी, लंबर पंचर। तो ये हम कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो कि हमें हेल्प करती है डायग्नोज करने में। ओके, तो जो बेबी होता है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी, मीन्स लाइक हाइड्रोसेफेलिस का पेशेंट होगा उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। उसके अल्टर्ड हायर मेंटल फंक्शंस, मीन जितने मेंटल फंक्शन है वो हायर फंक्शन है वो अल्टर्ड रहेंगे। पोस्चर एंड गेट अल्टर्ड रहेगा, अल्टर्ड सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस, डिफिकल्टी इन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशंस, डिफिकल्टी इन वॉवल एंड ब्लैडर डिसफंक्शंस, सॉरी, absent or reduced primitive reflex and reduced range of motion in muscles power, presence of congenital orthopedic deformities। तो इस टाइप की डिफॉर्मिटी लाइक अब हमारे जैसे कि पैस प्रेनस पैस कैवस हो गया एंड क्लाव फुट हो गया, तो इस टाइप की डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिले। नाउ वी आर डिस्कसिंग टू द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हमारे सबसे पहले कुछ गोल्स रहेंगे। लाइक जो हमने असिस्ट किया, असिस्ट में आपने जितना सारा असिस्ट किया, एग्जामिन किया, जो कि हेल्प करता है हमें जैसे हमें डायग्नोज करने में। एंड जब आप असिस्ट कर रहे हैं तो उसमें जो जो भी कंडीशंस आपको नज़र आती है उनको आप मैनेज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके गोल सेट होते हैं। इम्प्रूव मोटर लेवल फंक्शनिंग of an infant, prevent joint contacture and correct musculoskeletal deformities to achieve best mobility, facilitate mobility program for ambulation, wheelchair use, determining appropriate orthosis, home care program जो कि prevent deformity and facilitate motor development, monitor the patient for CNS deteriorations, perform periodic muscles testing। ओके, तो वन बाई वन हम समझेंगे मैनेजमेंट टेक्निक्स। फर्स्ट, to improve higher mental function and sensory stimulation। So infant stimulations क्या रहेगा, like provide supplemental sensation stimulus such as visual, auditory, tactile, vestibular, olfactory and gustatory in infant for a therapeutic intervention for arousal and improve to the higher mental function for reduce irritability। visual stimulation दे सकते हैं, like जो infant बेबी है उसको आप इस टाइप के टॉयज दे सकते हैं एंड जो कलरफुल टॉयज़ का यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का आप वहाँ पे कलरफुल ऑब्जेक्ट रखेंगे, टॉयज़ हैं, कुछ बोलने वाले टॉयज़ रखेंगे जो कि उसको हियरिंग ऑडिटरी के लिए हेल्प करेगा, स्टिमुलेट करेगा। कुछ टैक्टाइल स्टिमुलेशन दे सकते हैं, वेस्टुलर लाइक उसको स्टैंड करने के लिए। तो इस टाइप के आप स्टिमुलेशंस यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्या कंडीशंस है। एंड फॉर टेक्टाइल स्टिमुलेशन में आप क्या यूज़ करेंगे, माइल्ड स्टिमुलेशन फॉर विद टचिंग, रबिंग और मसाज कैन बी गिवन। तो ये हमारे टेक्टाइल स्टिमुलेशन हो गए। और ऑडिटरी और विजुअल अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं। लाइक वेस्टिबुलर स्टिमुलेशंस में क्या रहेगा, रॉकिंग है, पोजिशनिंग हो गया एंड इन डिफरेंट पोस्चर, हैमकॉक और लैप ऑफ मदर के थ्रू लैप करना, लाइक जब भी वो फीडिंग कराती है बेबी को उस टाइम करा सकते हैं। एंड ऑडिटरी स्टिमुलेशन जैसे कि यहाँ लिसनिंग फॉर सॉफ्ट म्यूजिक एंड ह्यूमन वॉइस, रिदमिक साउंड फ्रॉम द पेरेंट्स। विजुअल स्टिमुलेशन लाइक लुकिंग एट अ हाई कॉन्ट्रास्ट पिक्चर, different bright color light, colorful toys with the light। Gustatory stimulation like various mild odor winds such as coffee, rose और perfume, body lotion, cream। तो कुछ जो भी बच्चे के लिए सही है वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो उसको। ओके, एंड इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन एंड मोटर फंक्शंस। हाइपोटोनिसिटी होती है तो हमें रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करनी होती है, तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराएंगे एक्सरसाइज with the positioning of patient will help to prevent deformities and contactures। Passive range of motion exercise should be performed only 2 to 3 times each day। Example लेके जैसे combined flexion और hip and knee of one leg and both hip abduction at the same time। Okay, hold the child prone over the lap, rocking, swaying slowly side of side। like जो बोस्टर रिएक्शंस होती हैं आप वो भी कर सकते हैं। ट्रैक्शंस हो गया, एक्सिलरी सस्पेंशन है, बूस्टर साइड टिल्ट है, कॉलिस हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन है, कॉलिस वर्टिकल सस्पेंशन है। तो ये भी आप एक्सरसाइज पेशेंट को जो बेबी है उसे करा सकते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स फैसिलिटेशन।
जो रिफ्लेक्सेस अभी तक उसके एज के अकॉर्डिंग आ जाने चाहिए थे वो नहीं आए, तो उन्हें आपको फिर से फैसिलिटेट करना, स्टिमुलेशन देना है, बार बार स्टिमुलेशन देना है, जिससे कि उसके रिफ्लेक्सेस हैं वो आ सके। जैसे फर्स्ट है हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स में होता है हमारा फ्लेक्सर विड्रॉल होता है, एक्सटेंसर थ्रस्ट होता है, क्रॉस एक्सटेंसर होता है। 3 टाइप के होते हैं। जैसे आफ्टर 2 मंथ, सॉरी आफ्टर बर्थ के जैसे 2 मंथ होता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी आप बेबी के सोल पे कुछ भी स्टिमुलस, टैक्टल स्टिमुलाई देंगे तो सोल क्या करेगा, अनकंट्रोल फ्लेक्शन होगा हिप का और नी का। आफ्टर 2 बर्थ ये अगर बच्चे में रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे हैं, आप सोल पे टेक्टाइल स्टिमुलस दे रहे हैं और ये रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहा है, तो लाइक वो एक टाइप का हमारा रिस्की बेबीज हो जाता है। तो इसलिए हमें सारे वो रिफ्लेक्सेस को फैसिलिटेट करना है। आफ्टर 2 मंथ नहीं आ रहा है तो आपको बार बार ये रिफ्लेक्स लाइक बच्चे को टेक्टाइल स्टिमुलेशन देना है। ओके, नेक्स्ट एक होता है हमारा एक्सटेंसर टेस्ट, लाइक ये भी हमारे आफ्टर बर्थ के 2 मंथ होता है। तो इसमें क्या होता है, 1 लेग को एक्सटेंड करेंगे एंड अदर जो लेग है उसे फुली फ्लेक्शन, प्रेशर अप्लाई करते हैं, फुट को फ्लेक्स, जो भी लेग को फ्लेक्स किया है उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक लेग होगा वो एक्सटेंड रहेगा। तो जो बेबी होता है वो एक रिस्पांस देता है, जो अनकंट्रोल एक्सटेंशन ऑफ सेम लेग, जो एक्सटेंशन जिस पे भी आप फ्लेक्शन किए उसे वो एक्सटेंड करेगा। ये अगर रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहा है तो आप बार बार उसे फैसिलिटेट करेंगे। तो ये हमारा एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स फैसिलिटेशन, या स्पाइनल रिफ्लेक्स फैसिलिटेशन में क्या करते हैं, गिवन टू इम्प्रूव reflexive pattern patient that will further improve oromotor function and other developmental milestone. नेक्स्ट इज अ सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स। सकिंग एंड रूलिंग रिफ्लेक्स भी हमारे बेबी बर्थ के 3 to 4 मंथ्स में आ जाता है। सकिंग रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, ये स्टिमुलाई देंगे, रूटिंग में जैसे लाइट टच करेंगे अराउंड टू द लिप्स, तो बेबी क्या करेगा, हेड टर्न करेगा, लोअर लिप जो है वो टंग से टच करने की कोशिश करेगा फॉर साइड ऑफ स्टिमुलस, तो ये रिस्पॉन्स देगा। एंड जैसे सकिंग में क्या होता है, आफ्टर ये भी 3 to 4 मंथ्स ही होता है कि जैसे आप बेबी के लिप्स पे फिंगर को प्लेस करेंगे तो वो लिप्स से क्या करेगा, सैलोइंग करने की कोशिश करेगा, सकिंग मूवमेंट्स करेगा। ये आफ्टर 3 to 4 बर्थ बेबी के रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे हैं तो हम इसे क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। ओके, सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स कैन बी एलिसिएटेड बाय द स्टिमुलेशन ओवर पेरिओरल एरिया और इंट्राओरल एरिया बाय नोक ब्रश और pacifiers. Tactile stimulation around the oral cavity is also a useful method to improve sucking and swallowing. Next is a palmar and plantar reflex, plantar grasp. तो इसमें क्या होता है, पामर और प्लांटर जो ग्रास्प होता है ये हमारे आफ्टर बर्थ 10 to 11 मंथ में बेबी को आ जाने चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फुट होता है लाइक हील होती है उस एरिया पे बेबी के आप एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या होता है, बेबी अपने टोज़ को फ्लेक्स करता है। तो इस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं प्लांटर ग्रास्प। जब ये रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है तो हम बार बार क्या करेंगे, ये हम प्लांटर में बोलते हैं। पामर में क्या करते हैं, हम पाम पे प्रेशर अप्लाई करेंगे अल्लर साइड बेबी के, तो वहाँ पे क्या होगा, फिंगर फ्लेक्स करेगा और ग्रिप करने की कोशिश करेगा बेबी आफ्टर 4 मंथ। तो हम पामर जो होता है वो 4 मंथ में रिफ्लेक्स आ जाता है, प्लांटर जो होता है वो आफ्टर 10 मंथ में ये रिफ्लेक्सेस आना चाहिए। नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, स्टिमुलेशन देंगे ओवर पाम पे एंड प्लांटर सरफेस ऑफ फीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें बेबी के रिफ्लेक्सेस पे वर्क करना चाहिए, मीन्स उसे फैसिलिटेट करना चाहिए। नेक्स्ट है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग। बेबी 2 ईयर का है तो आप बैलेंस कोऑर्डिनेशंस कराएंगे एज अ प्रोग्रेशन। बैलेंस ट्रेनिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर लाइक पैरेलल वॉल पे, पैरेलल वॉल होता है मूवेबल सरफेस लाइक वेस्टिबुलर बॉल हो गई, गिवन टू पेशेंट विद अ असिस्टिव डिवाइस। इम्प्रूव आई हैंड कोऑर्डिनेशन लाइक टॉय ट्रैकिंग कैन बी डन अलॉन्ग डिफरेंट कोऑर्डिनेशंस एक्सरसाइज। टीच ड्रेस, फीडिंग, हाइजीन एंड बाउल एंड ब्लैडर फंक्शंस। नेक्स्ट इज अ गेट ट्रेनिंग। आफ्टर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैलेंस हो रहा है तो आप गेट ट्रेनिंग कराएंगे अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशंस। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट बैलेंस इज द हैवी वेट ऑफ द हेड इज डिफिकल्ट। हैवी वेट बैलेंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जिसका भी हैवी वेट है। ओके, गेट ट्रेनिंग कैन इंक्लूड वेरियस असिस्टिव डिवाइस orthosis to minimize gait abnormalities. It include forward walking, backward walking, side walking, one leg standing, treadmill training. तो ये सारी हमें हेल्प करेंगे एक्सरसाइज गेट ट्रेनिंग में।
अब हम डिस्कस करते हैं एक केस जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ आपके लिए कुछ स्पेशल है। तो हमारा स्पेशल यही है कि हम एक केस को भी डिस्कस करेंगे। ओके, हमने असेसमेंट देखा, हमने मैनेजमेंट देखा, अब हम एक केस देख लेते हैं। ए 12-year-old बॉय एडमिट टू हॉस्पिटल विथ प्रोग्रेसिव हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग थ्रू आउट 4 वीक ऑफ अ टाइम। ओके, 4 वीक से उसे क्या हो रहा है, हेडेक है, नोजिया है, वॉमिटिंग है। सीटी स्कैन कराया तो उसमें हमें ऑब्स्ट्रक्शन हाइड्रोसिफिलिस दिखा। ऑब्स्ट्रक्शन हाइड्रोसिफिलिस क्या होता है, इट मीन्स हमारे विद इन द वेंट्रिकुलर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहा है। एंड एमआरआई स्कैन शो एंटीरियर वेनस मालफॉर्मेशन कंप्रेसिंग द एक्यूडक्ट। एक्यूडक्ट क्या होती है, हमारे ये वेंट्रिकुलर के अंदर ही जो लाइक हमारे लेटरल टू थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जब हमारा सीएसएफ जाता है तो वहाँ पे एक एक्यूडक्ट होती है। तो वहाँ पे देखने को मिला है कि आर्टेरियो वेनस मालफॉर्मेशन हो गया, आर्टरीज और वेनस है वो स्वेल कर गया, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो इसकी वजह से हमारा जो एक्यूडक्ट है वो कंप्रेस कर गया। ये हमारे एमआरआई में शो किया और सीटी स्कैन में हमने देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि जो फ्लूइड है, सीएसएफ है, वो विद इन द वेंट्रिकल है, तो वहाँ पे वो एक्सपेंड कर रहा है। तो इससे हमारा हेड का सरकमफेरेंस है वो लार्ज हो गया। तो ये पेशेंट का एक केस हो गया। अब हम इसमें क्या ऑब्जेक्टिव असेस, पहले तो हमने सब्जेक्टिव असेसमेंट लेना है। जो भी बेबी है, जो भी पेशेंट है, उसका सब्जेक्टिव डेटा लेंगे एंड इसकी हिस्ट्री लेंगे, देन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में हमने ऑन ऑब्जर्व किया गया इनलार्जमेंट ऑफ स्कल साइज, dilated vein, sun setting eyes was seen in observations. Okay, next patient deteriorated in hour after admission in hospital and emergency ventriculoparietal shunting was performed. वेट्रिकुलोपैराइटोनल जो शंटिंग होती है वो हमारे हेड से हमारे जो फ्लूइड है, जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसका शंटिंग करते हैं। वो फ्लूइड है हमारे स्टोमक के लिए हम करते हैं, जिससे कि फ्लूइड का जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो ड्रेनेज हो जाए। He was well as responding good in post-operative period and improved gradually. ओके, शंटिंग कराने के बाद हम देखते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट आया। तो इसका लिस्ट इम्पेयरमेंट क्या था, क्या क्या प्रॉब्लम लिस्टिंग हुआ, अल्टर्ड हायर मेंटल फंक्शंस से, अल्टर्ड पोस्चर एंड गेट, altered sensory and motor functions, difficulty in balance and coordinations, difficulty in bowel and bladder functions, reduced range of motion and muscles power. So इसमें हम क्या क्या मैनेजमेंट करा सकते हैं, लाइक इम्प्रूव मोटर फंक्शंस हमें इम्प्रूव करना है, परफॉर्मिंग पैरियोडिक मसल्स टेस्टिंग, होम केयर प्रोग्राम प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज एंड फैसिलिटेट मोटर डेवलपमेंट, assist to determine appropriate orthosis if are needed, facilitate mobility program, ambulation, wheelchair use if are required. Monitor the patient for CNS deteriorations, prevent joint contractures and correct musculoskeletal deformity and achieve to the best mobility. तो ये हमारा मैनेजमेंट था। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वारी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाके आप डायरेक्ट हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।